अगले हफ्ते उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे अमित शाह। 6 और 17 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा होगा। चुनावी मोड में बीजेपी बड़े नेताओं ने उत्तराखंड में डेरा डाल लिया है और सरकार की उपलब्धियां गिनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे। इस दौरान शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की जाएगी। वहीं 27 नवंबर को देहरादून में यात्रा पूरी होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। अगले हफ्ते उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे अमित शाह। चुनावी मौसम चल रहा है। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले 16 और 17 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। वहीं 20 सूत्रीय कार्यक्रम को अमित शाह देखेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनावी बिगुल उनकी तरफ से बजाया जाएगा और अब बेहद कम समय बचा है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में। कुछ ही समय बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उनका दौरा होना है। बेहद अहम ये दौरा उनका माना जा रहा है। तो अगले ही हफ्ते उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। 6 और 17 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा होगा। संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, जानकारी मिल रही है कि अगले ही हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। कितना महत्वपूर्ण उनका ये दौरा होगा? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो कहीं न कहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता है वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो उत्तराखंड आए थे। उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वो उत्तराखंड आए और अब कहीं न कहीं माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। यानी कि 16 और 17 अक्टूबर को अगले हफ्ते ही उनका उत्तराखंड का दौरा होगा और इस दौरान वो कहीं न कहीं जो चुनावी रणनीति है उस पर नजर वो बनाएंगे और पूरी जानकारी वो हासिल करेंगे कि आखिर चुनावी रणनीति किस तरह की बीजेपी की चल रही है। और वहीं ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करें उस पर भी वो नजर जरूर अपनी गड़ाएंगे और किस तरीके से देखेंगे कि क्या 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है उसमें किस तरीके से कार्य किया जा रहा है सरकार द्वारा। उस पर पूरी रिपोर्ट लेकर वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर सौंपेंगे और उसके बाद ही रणनीति तय हो पाएगी कि 2022 के चुनाव में किस तरीके से उत्तराखंड में चुनाव जीता जाए। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या बीजेपी इस चुनाव को जीत पाएगी और सत्ता हासिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा सोनिका। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय नेता दौरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए बीजेपी को उसका फायदा 2022 के चुनाव में जरूर मिलेगा सोनिका। धनराज, जानकारी ये भी मिली थी कि अमित शाह जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तमाम पुरोहितों के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। कैसे कोई जानकारी है? स्पष्ट कुछ हो गया इस बारे में? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के पुरोहित लगातार नाराज बीजेपी सरकार से चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए माना जा रहा है कि जब जेपी नड्डा उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने भी तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की थी लेकिन नतीजा बेअसर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं तो अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात कर सकते हैं और यदि मुलाकात करते हैं तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर अमित शाह तीर्थ पुरोहितों को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने साफ कर दिया है कि यदि बीजेपी सरकार उनकी बात को नहीं मानती है और जो देवस्थानम बोर्ड है उसको भंग नहीं करती है तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी से नाराज लगातार रहेंगे और चुनाव में जिसका खामियाजा बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा। हालांकि इस पर कांग्रेस भी लगातार अपनी राजनीति भुनाने पर लगी हुई है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रही है देवस्थानम बोर्ड को लेकर तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा है वो इस बार चुनाव में जरूर उछलता हुआ नजर आएगा सोनिका। और क्या कुछ कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहेगा? धनराज, कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सोनिका, जब गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे तो 16 और 17 तारीख का जो 2 दिन का दौरा उनका उत्तराखंड का रहेगा तो उसमें साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि जो चुनाव की रणनीति है उसको लेकर पूरी चर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से करेंगे, मंत्रियों से करेंगे
और साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या वो संबोधन अपना करेंगे, जनता को कोई संबोधन करेंगे या नहीं करेंगे। इसका आने में अभी वक्त लगेगा, समय में, कि किस तरह का टाइम टू टाइम उनका समय आता है, और ये तो उसके बाद ही बता पाएंगे। लेकिन ये हकीकत है कि जब अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर बिल्कुल वो अपने कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकते हुए नजर आएंगे। जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 16 और 17 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर। बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनावी मोड में आ गई है बीजेपी और बड़े नेताओं ने उत्तराखंड में डेरा डालने की शुरुआत कर दी है और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। उत्तराखंड में जो विकास कार्य हुए हैं उन्हें गिनाने की कोशिश और जनता के सामने रखा जा रहा है। जानकारी है कि जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल भी कल देहरादून में हैं और कल से ही देहरादून में है, डेरा डाला हुआ है। उन्होंने उत्तराखंड में 47% घरों के नालों में पानी पहुंचा दिया गया, ये प्रहलाद पटेल की तरफ से कहा गया है। तमाम विकास कार्यों को लेकर जनता के सामने रखा जा रहा है, यानी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का शुरुआत हो गई है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि चुनाव अगले साल होने हैं और अब समय बेहद कम बचा है। उत्तराखंड का जिक्र करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं इस वक्त जो बीजेपी के खिलाफ हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी को निशाना साध रही है, खासकर जिस तरीके से उसके बाद जिस तरीके से देखा गया मुख्यमंत्री लगातार बदले गए उत्तराखंड में, और अब तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जमकर तारीफ की गई उत्तराखंड के सीएम की राजनाथ सिंह की तरफ से, और अब जल को लेकर कहा जा रहा है कि हर घर तक जल पहुंचा है। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। संचित, सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही है, अब जल शक्ति मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि हर घर तक जल पहुंचाया गया है, क्या वाकई ऐसा हुआ है उत्तराखंड में? देखिए सोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से धीरे धीरे विधानसभा चुनाव पास आते आ रहे हैं, उसी को लेकर के लगातार जो बीजेपी के केंद्रीय नेता हैं और जो केंद्रीय संगठन के बड़े नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए जिस तरीके से चुनावी मोड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के जो पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए, उससे पहले राजनाथ सिंह उत्तराखंड आए, अब अमित शाह उत्तराखंड आने की बात कही जा रही है। तो आप देखिए लगातार जिस तरीके से चुनावी एक दौर शुरू हो गया, उसको लेकर के अब जो रणनीतियां भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, तमाम तरीके की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की योजनाएं रही हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना रही है, उसको गिनवाने का काम सारी तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो चाहे वो राज्य की तरफ से, दोनों ही तरफ से पार्टी के जो नेता हैं वो सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं। और देखिए उसी में जो जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्होंने बताया कि जो हर घर नल को पहुंचाने का उन्होंने काम किया है, हर घर जल पहुंचाने का काम किया। तो ऐसी आयुष्मान योजना को लेकर के उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई। और देखिए आयुष्मान योजना का कहीं ना कहीं फायदा होता हो उत्तराखंड में नजर आ रहा है। तो तमाम तरीके की जो योजनाएं उत्तराखंड के अंदर लागू की गई थी, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, दोनों ही उत्तराखंड में कारगर साबित हुई। और इसी की वजह से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट है वो आने वाले समय में बढ़ेगा उत्तराखंड के अंदर। समय तो उनका 2 दिवसीय दौरा रहा जल शक्ति मंत्री का। संचित, और क्या कुछ आगे का कार्यक्रम तय है उनका? देखिए उनके जो आगे कार्यक्रम है वो देखिए पूरा चुनावी कार्यक्रम है, जिसको लेकर के वो तमाम नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, तमाम तरीके की रणनीतियां अपनाएंगे और किस तरीके से विधानसभा जो चुनाव होने हैं उसमें किस किस को जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर किस तरीके से वो काम करेंगे, इन सबकी उनको समझाया गया है। और तमाम तरीके की बूथ स्तर तक जाने का कार्य किस तरीके से होगा, तमाम तरीके के जो नेता उत्तराखंड के अंदर आएंगे, केंद्रीय नेता उत्तराखंड के आएंगे, उनका प्रोटोकॉल किस तरीके से, वो क्या क्या कार्यक्रम रखे जाएंगे, तमाम तरीके की चीजों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बात की गई है। साथ ही देखिए आप लगातार देखें कि हर वर्ग को साधने का काम भी इस वक्त उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर मंत्री उत्तराखंड में आकर के बता रहा है कि उनकी तरफ से जो केंद्र की योजना है उसको उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से लागू किया गया है। क्योंकि अगर बात पुष्कर सिंह धामी की करें, पुष्कर सिंह धामी को भी कुछ ही समय उत्तराखंड की कमान उनको मिली है और उसको लेकर के तमाम तरीके की जो बातें हैं, तमाम तरीके की जो योजना है वो उसको गिनवा नहीं सकते। हालांकि वो लगातार इस मंच से ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, लेकिन अगर वो अपने नाम से कोई कार्य बताएंगे तो अभी उसके
कार्यकाल में, ठीक मुख्यमंत्री है के संजय, कार्यकाल। तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड दौरे पर जाने वाले हैं। 24 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की जाएगी। 24 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और शहीद सम्मान यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं से अलग अलग शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आ रही है कि 27 नवंबर को देहरादून में ये यात्रा पूरी होगी। तो 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा, एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और इस बार शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे। शहीदों को लेकर जिस तरीके से लगातार पुष्कर सिंह धामी भी सजग नजर आ रहे हैं, और अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड पहुंचेंगे। शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। 27 नवंबर को ये यात्रा पूरी होगी। कहा जा सकता है कि शहीदों के परिजनों या उनको भी साधने की कोशिश रहेगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा रुख करेंगे। विशाखा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में जो फिलहाल सैनिक सम्मान यात्रा है उसकी शुरुआत की जाएगी, और चमोली और पिथौरागढ़ इन दो जगहों से जो सैनिक सम्मान यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। पिथौरागढ़ से राजनाथ सिंह के द्वारा शुरुआत की जाएगी, और चमोली से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत है वो की जाएगी। और ऐसा उत्तराखंड के जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने जानकारी देते हुए ये कहा कि सैनिकों के कल्याण के लिए जिस तरह से राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ सजग है, इसको देखते हुए तमाम जो फिलहाल कार्य है वो किए जा रहे हैं, और उसी के तहत सैन्य धाम जो बनाया जा रहा है उत्तराखंड में राजधानी देहरादून में, उसके तहत पूरी कार्य जो प्रणाली है वो चल रही है। और जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दोबारा से उत्तराखंड दौरा होगा और सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत उनके द्वारा की जाएगी। और सैन्य धाम के निर्माण के लिए जिस तरह से अभी कहा गया है कि सैनिकों के जो घर के आंगन की मिट्टी है उसको पहुंचाया जाएगा सैन्य धाम में, और एक तरीके का जो अद्भुत सैन्य धाम है वो बनकर तैयार होगा। और जो सैनिक कल्याण मंत्री है गणेश जोशी, उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से चार धाम यात्रा, चार धामों को देखने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, उसी तरह से सैन्य धाम को देखने के लिए उत्तराखंड में लोग आएंगे। तमाम जानकारी जो है वो सैनिक कल्याण मंत्री के द्वारा उपलब्ध कराई गई। और जिस तरह से अभी सैनिकों के उत्थान के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है, और चुनाव से ठीक पहले ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो, क्योंकि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक सैनिक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, और काफी अधिक संख्या में यहाँ से जो कहिए कि जो सैनिकों की संख्या है वो निकलती है, तो जाहिर तौर पर जो सैनिक वोट बैंक है उसको साधने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन सभी कदमों से की जा रही है। जी, यानी कि माना जाए कि जो कदम उठाए जा रहे हैं शहीदों को देखते हुए कहीं ना कहीं फायदा होगा विधानसभा चुनावों में इसका। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए लगातार जब कार्य किए जा रहे हैं, और देखिए हर फील्ड में अभी देखिए आप पहले सड़क मंत्री, उसके बाद उड्डयन मंत्री, या उससे पहले रक्षा मंत्री, और फिर से रक्षा मंत्री, इसके बाद गृह मंत्री। देखिए हर विभाग से जिस तरह से सरकार की जो सारे कार्य हैं वो गिनाने की कोशिश केंद्र नेतृत्व, केंद्रीय नेताओं के द्वारा की जा रही है। जाहिर तौर पर ये सभी कदम विधानसभा चुनाव के लिए अहम साबित होंगे। और जिस तरह से रक्षा मंत्री के द्वारा सैनिक जो सम्मान यात्रा की शुरुआत राज्य में होगी, कहीं ना कहीं सैनिक परिवारों के लिए गर्व की बात होगी, और जाहिर तौर पर जो सैनिक वोट बैंक है उसको साधने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। जी, जो कदम उठाए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से शहीदों के लिए, तो इसके बाद विशाखा, शहीदों के परिजनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप देखती हैं? हाँ जी बिल्कुल सोनिका, देखिए सैनिक परिवारों की जब बात करते तो जाहिर तौर पर जब से वन रैंक वन पेंशन योजना की शुरुआत राज्य में हुई है, तो कहीं ना कहीं राज्य के जो सैनिक हैं वो इस बात से खुश भी हैं, और जो लाभ उन्हें मिलता है जाहिर तौर पर उस लाभ से भी वो संतुष्ट हैं। और जाहिर तौर पर जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सैनिकों की
जो तमाम फिलहाल कार्य कर रही है। तो जिस तरह से अभी तमाम कार्य राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, हो सकता है आने वाले चुनाव में जो तमाम जानकारी आपने पहुंचाई कि शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी बीजेपी की तरफ से, किस तरह पूरा कार्यक्रम होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि बीजेपी की शहीद यात्रा निकालने से पहले ही हरीश रावत ने दाव चल दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, सैनिक और उनके परिवारों को रिझाने के लिए प्रयास किया जाएगा हरीश रावत की तरफ से भी। रावत ने सैनिक परिवार को सम्मानित करने की बात कह दी है। तो बीजेपी शहीद यात्रा निकाले उससे पहले ही हरीश रावत ने दाव चल दिया है। 4,05,000 से ज्यादा सैनिकों से जुड़े परिवारों को साधने का प्रयास किया जाएगा। 4 लाख से ज्यादा परिवारों को साधने का प्रयास हरीश रावत अब करेंगे। यानी बीजेपी के शहीद यात्रा निकालने से पहले ही हरीश रावत ने अपना दांव खेल दिया है शहीदों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से विशाखा भी जानकारी दे रही थी कि शहीदों के परिजन यानी सैनिक एक बड़ा वोट बैंक उत्तराखंड में माने जाते हैं। अब इसे देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। पहले बीजेपी की तरफ से कहा गया शहीद यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन अब उस पर पलटवार करते हुए हरीश रावत ने दांव खेल दिया है और रावत की तरफ से कहा गया है कि परिवार को सम्मानित किया जाएगा, सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करेंगे, उनके हित में कार्य भी किए जाएंगे। तकरीबन 4 लाख से ज्यादा सैनिक से जुड़े परिवारों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें साधने का प्रयास किया जाएगा। यह हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। चुनाव का मौसम चल रहा है उत्तराखंड में, अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं वोट बैंक को साधने की। कार्यकर्ताओं की तरफ से बूथ स्तर तक कार्य भी किए जा रहे हैं और अब शहीदों को लेकर बड़ा दाव हरीश रावत की तरफ से खेला गया है। सैनिक और उनके परिवारों को रिझाने के लिए प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सैनिक एक बड़ा वोट बैंक उत्तराखंड में माने जाते हैं। बीजेपी की तरफ से शहीदों के लिए सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, साधने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हरीश रावत ने अपना दांव खेल दिया है। कहा गया है कि 4 लाख से ज्यादा सैनिकों से जुड़े परिवारों को साधा जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, बीजेपी शहीद यात्रा निकालते उससे पहले ही हरीश रावत ने अपना दांव खेल दिया है, कहा है कि शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेगी। बिल्कुल सोनिका, देखिए उत्तराखंड में चुनावी ठंड है, पूरी तरह से अपनी शरण आ रही है और आप देख रही होंगी कि बीजेपी कोई भी काम करती है उसका काउंटर करने के लिए कांग्रेस सबसे पहले ही उस काम को करने के लिए आगे आ जाती है। अब जिस तरह से यहाँ के जो सैन्य कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने सैनिक यात्रा निकालने की जब बात की, उसके ठीक पहले हरीश रावत ने उत्तराखंड के सैन्य परिवारों के 4.5 लाख से अधिक लोगों को सम्मानित करने का फैसला ले लिया है। तो पूरी तरह से सोनिका देखिए, यह जो एक्ट है यह चुनावी एक्ट है और कांग्रेस किसी भी मायने में बीजेपी से पीछे नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश है कि इस बार जो सत्ता में वो वापसी करे। क्योंकि आपको ध्यान होगा 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का नेतृत्व स्वयं हरीश रावत एक मुख्यमंत्री के तौर पे कर रहे थे और न केवल उनकी सरकार चली गई बल्कि वे खुद 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से हार गए थे। कई मंचों पे हरीश रावत ने ये बात कही कि उनको इस बात का बेहद मलाल है कि कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के नेतृत्व ने उन पे भरोसा किया और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और वो सरकार नहीं बचा सके। उन्होंने कहा कि जब तक मैं एक बार फिर से कांग्रेस की सत्ता में वापसी न करा दी तब तक मुझे चैन नहीं है। उन्होंने कहा मेरे मन में एक आत्मग्लानि का भाव है और ये तभी दूर होगा जब एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आ जाए। तो इसको देखते हुए आप देख रहे होंगे कि हरीश रावत भले उनकी उम्र अधिक है लेकिन जिस तरह से वो सक्रिय हैं वो बेहद एक तरह से उनके कार्यकर्ताओं को ये बड़ा मोटिवेशनल कहा जा सकता है। तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड में जो हर घर से एक सैनिक होता है सेना में, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पे आए थे तो उन्होंने भी सैन्य परिवारों को लुभाने की पूरी कोशिश की थी। इससे पहले आपने देखा जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट है, देश की 5वीं सबसे बड़ी लोकसभा सीट है क्षेत्रफल के मामले में, वहां से डीसी खंडूरी जो है रिटायर्ड मेजर जनरल सांसद हुआ करते थे, बाद में वे मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए दोनों पार्टियों का जो जोर है वो सैनिक परिवारों को लुभाने का रहता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी खासी तादाद में है और वो जिस तरफ झुकते हैं प्रायः सत्ता भी उसी
के हिस्से में आती है। यानी ये जो जन है, एक बड़ा जनादेश निकलता है सैन्य परिवारों से। तो धीरे जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, यानी माना जाए कि शहीदों के जरिए अब सत्ता की दहलीज पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। हाँ बिल्कुल सोनिका, हालांकि राजनीतिक नजरिए से इसे बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये गलत एक तरह का ट्रेंड है कि सैन्य परिवारों को लुभाने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि उनके कल्याण के लिए वास्तव में धरातल पे कुछ काम किया जाए। तो लेकिन अब चुनावी समय है तो आप इससे बच नहीं सकते, और जो सियासतदान है और जो सियासी पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाओं को ले आएंगी, तमाम दावे और वादे किए जाएंगे। वो आपको देखना होगा कि चुनाव में किस तरह से सैन्य परिवारों पे आकर के चुनावी राजनीति की है, उसी का प्रयास हरीश रावत करते हुए देखे जा रहे हैं। और वो स्वाभाविक है, करना भी चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष में है और उनको सत्ता में आने की बिल्कुल लालसा होगी बहुत ज्यादा। तो इस तरह के जो लोक लुभावन वायदे हैं वो लेकर के आएंगे। ठीक है धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लेकर कहा गया है और सख्त बनाएगी अब उत्तराखंड सरकार। धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाया जाएगा। 10 साल तक की जेल हो सकती है आरोपियों को। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से इस वक्त की। सरकार ने राज्य पुलिस प्रमुख से प्रस्ताव मांगा है इसके लिए। धार्मिक सौहार्द, सांप्रदायिकता की बिगड़ती स्थिति पर सरकार सख्त हो गई है और उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून को अब और सख्त बनाया जाएगा। जिस तरीके से देखा जाता है, धर्मांतरण को लेकर के कई मामले सामने आ चुके हैं, न सिर्फ उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों से भी, और अब सरकार इस कानून को बहुत सख्त बनाएगी। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आपने सुना, बड़ी जानकारी सामने आई है कि उत्तराखंड सरकार अब धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने जा रही है। बिल्कुल सोनिका, पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में धार्मिक सौहार्द बहुत तेजी से बिगड़ा है, और उसका कारण जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि उत्तराखंड में एक डेमोग्राफिक चेंज आया है। कुछ संप्रदाय विशेष के लोग या इस तरह के जो उत्तराखंड से थोड़ा अलग हट करके हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है। ये शिकायतें लगातार सरकार के पास आ रही थी। सरकार ने एक अध्ययन भी कराया था। आपको ध्यान होगा कि त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी इस कानून को लेकर के चर्चा की गई थी जब उत्तर प्रदेश में इस पर काम हो रहा था, लेकिन उस समय ये अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था। और जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उन तक भी लगातार इस तरह की शिकायतें आती रही। और अभी पिछले दिनों टिहरी में एक पूजा स्थल को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद हुआ, जो किसी एक कंपनी ने बनाया था। वहाँ के स्थानीय जो उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे उन मजदूरों के लिए, और बाद में वो कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन वो जो पूजा स्थल था वो अस्थायी रूप से वहां रह गया, जिसको लेकर के वहां स्थानीय स्तर पे बहुत जबरदस्त तनाव देखने को मिला। खैर, सरकार ने किसी तरह वहां पे कानून एवं व्यवस्था को स्थापित किया और उस पूजा स्थल को हटा भी दिया गया, लेकिन अलग अलग जिलों से जो रिपोर्ट सरकार के पास आई उसने सरकार के होश उड़ा दिए। तो सरकार इसीलिए इस पे मजबूर हुई कि कोई ऐसा कानून लाया जाए जो धर्मांतरण विरोधी हो, क्योंकि यहाँ पे धर्म की आड़ में धर्मांतरण जो है और सेवा की आड़ में धर्मांतरण की बहुत सारी घटनाएं होती हुई देखी जा रही हैं। तो उन्होंने पुलिस विभाग के मुखिया से यह प्रस्ताव मांगा है कि कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से कौन सा ऐसा कानून बनाया जाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे और इस तरह की जो शिकायतें हैं, जो टेंशन है, तनाव है, वो भविष्य में न देखने को मिले। और इसी की वजह से उत्तराखंड में एक कड़ा भू कानून बनाने की मांग भी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें कि बड़ी जानकारी पंजाब से। पंजाब में संभावित बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र सरकार से अपील की है। कोल इंडिया के माध्यम से पंजाब में कोयला आपूर्ति बढ़ाने की मांग की गई है सीएम चन्नी की तरफ से। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को बिजली की बचत करने को कहा गया है। तो बड़ी जानकारी पंजाब से, कोयले की कमी को लेकर पंजाब में कई थर्मल प्लांटों की इकाइयां बंद है। दरअसल जिस तरीके से कोयला संकट देखा जा रहा है, अब इसे लेकर के मुख्यमंत्री चन्नी ने, पंजाब के सीएम ने अपील की है केंद्र सरकार से और कोल इंडिया के माध्यम से पंजाब में कोयला आपूर्ति बढ़ाने की मांग की गई है। तो राज्य के सभी उपभोक्ताओं को बिजली की बचत करने के लिए भी कहा गया है। सीएम चन्नी अब बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद से अब बिजली का संकट जो राज्य में देखा जा रहा है, उसे लेकर के पंजाब के सीएम ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द बिजली संकट को दूर करने का सुनिश्चित किया जाए। कोल इंडिया के माध्यम से पंजाब में
कोयला आपूर्ति बढ़ाने की मांग की गई है, क्योंकि कोयला संकट इस वक्त राज्य में देखा जा रहा है। न सिर्फ पंजाब, अलग अलग राज्यों में इस वक्त कोयला संकट हो रहा है। फिलहाल जानकारी है कि पंजाब सीएम ने केंद्र सरकार से अपील की है। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।